हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में बताया था कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-20 इसका हम लोग सीरीज लेके आने जा रहे हैं। इस सीरीज को यूज कैसे करना है इसके लिए आप हमारा जो इसी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इसके अंदर में जो पहले 5 चैप्टर्स हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे के, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जो पहला चैप्टर है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, इस पे आते हैं। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला डाटा जो आपको याद रखना चाहिए है कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो राज्य का जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट 2020-21 में 2.5% रहा है, जबकि इसी पीरियड में जो नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट रहा था वो निगेटिव में रहा था 7.2%। अगर इसी को नंबर के टर्म में हम लोग जाएं, नंबर भी याद रखना जरूरी है। बिहार के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसका एग्जैक्ट नंबर पूछा जाता है। तो जो हमारा जीएसडीपी रहा 2020-21 में वो रहा 618.63 हजार करोड़, ये है करेंट प्राइस पे, जबकि यही नंबर कांस्टेंट प्राइस पे रुपीज 419.88 हजार करोड़। ये करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस ये क्या होता है उसको हम लोग समझ लेंगे। इसमें 2011-12 क्या लिखा है वो एक बेस ईयर है, उसको उस टाइम पीरियड के प्राइस लेवल को आधार मान के ये कैलकुलेशन किया गया है, वो बेस ईयर है। ठीक है, तो वो बेस ईयर क्या है, करंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखते हैं अगला जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेके आया हूं, जो आपको बॉक्स के अंदर में दिख रहा होगा, ₹100 इंटू 10 आइटम्स। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि जो आपका जीडीपी होता है, जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राइस है पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आपको दे देता है कि टोटल उस पर कितना खर्च हुआ, या टोटल उसका अगर जीडीपी के टर्म में बात किया जाए तो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका कितना है, कितना अमाउंट का है। तो अगर किसी साल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लें इसी साल का कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 आइटम प्रोड्यूस हुआ, तो इससे जो टोटल जीडीपी प्रोड्यूस होगा वो 1000 रुपए का हो गया प्रोड्यूस। 100 इंटू 10 तो 1000 रुपए का जीडीपी प्रोड्यूस हो गया। अब देखिए कि उसके ठीक अगले साल क्या होता है कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का दाम हो जाता है 120 रुपए, और उसका प्रोडक्शन हुआ मात्र 9 आइटम, मतलब प्रोडक्शन में कमी आई है। तो ये जो जीडीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 1080 रुपए। तो हमको अगर सिर्फ जीडीपी अगर करंट प्राइस पे देखते, क्योंकि करंट प्राइस मतलब जो आपके आज के डेट में प्राइस है उस लेवल पे, तो आज के डेट में जो प्राइस था वो 120 हो गया था, तो उसके हिसाब से सिर्फ अगर देखा जाता तो दिखता कि जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, 1000 रुपए से 1080 तक जीडीपी पहुंचा है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा माइन्यूटली जाके देखें तो हम लोग देखते क्या है कि प्रोडक्शन तो एक्चुअली कम हुआ है, 1 यूनिट कम प्रोड्यूस हुआ है। पिछले साल 10 आइटम प्रोड्यूस हुआ था, जबकि इस साल 9 आइटम ही प्रोड्यूस हुआ है। तो इस वजह से कि हम लोग एग्जैक्ट फिगर जानना चाहते हैं कि उस साल में जो प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ा है, इसके लिए हम लोग करते क्या है कि प्राइस को कांस्टेंट कर देते हैं, प्राइस को एक स्थिर कर देते हैं। तो प्राइस अगर स्थिर यहां इस एग्जाम्पल में कर देंगे हम लोग, तो फिर दूसरे एग्जाम्पल में मेरा क्या हो जाएगा कि ₹100 गुने 9 आइटम, कांस्टेंट प्राइस पे तो हम 100 रुपये का ही कांस्टेंट प्राइस लेके चलेंगे, तो मतलब वहां पे दिखेगा कि हमारा जो जीडीपी होगा 100 इंटू 9 मतलब 900 होगा। तो ये क्लियर कट दिखाएगा कि हमारा जीडीपी नीचे आया है। तो यही अंतर होता है आपका करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में। तो कांस्टेंट प्राइस हम लोग इस वजह से लेके आए ताकि जो एक्चुअल प्रोडक्शन में राइज या घटोतरी हुई है, जो बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है, उसको पूरा पूरा कैप्चर किया जा सके सही तरीके से। तो आई होप कि आप ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे अच्छे से। तो और ये कंसेप्ट भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जैक्टली एज ए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर इसी में क्वेश्चन क्या आ जाता है बेस ईयर का।
तो बेस ईयर वही जिस ईयर का प्राइस को आप बेस लेके चल रहे हैं, उसके जो साल में जो प्राइस है वो हमारा आधार है, उसी के आधार पे उसके आगे का प्रोडक्शन हम लोग मेजर करेंगे। तो 20 ईयर जो है हमारा बेस ईयर 2011-12, ये हमारा बेस ईयर अभी कंटिन्यू चल रहा है अभी वाले में। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं पर कैपिटा जो जीडीपी है, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, तो वो अगर कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग देखते हैं तो ये है आपका 34,314 रुपए, जबकि सेम फिगर करेंट प्राइस पे 50,555 रुपए है। जबकि नेशनल लेवल पे जो कांस्टेंट प्राइस पे आपका पर कैपिटा इनकम है 91,481 रुपए है। तो कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार की प्रति व्यक्ति आय से कितना गुना ज्यादा है, या इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ठीक उल्टा भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन में कंपैरिजन ही पूछा गया था भारत की प्रति व्यक्ति आय और बिहार की प्रति व्यक्ति आय के कंपैरिजन में। तो ये दोनों ही डाटा याद रखना जरूरी है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा पटना, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 1.31 लाख। जबकि सबसे कम इनकम वाली अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो हमारा शिवहर है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 19,000 रुपए। जबकि ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो वो 3.1% इस पीरियड में बिहार में रहा है। तो इस चैप्टर में हमारे पास इतनी जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो इतना ही था। और जो शिवहर है इसका स्पेलिंग आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, SHEOHAR होता है, आई एक एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो उसके लिए वी आर सॉरी फॉर दैट। और इस चैप्टर के आगे आते हैं। अब बात की जाए कि जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है वो भी इसी चैप्टर में था। तो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी में इन जनरल यही 3 सेक्टर मान के चला जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, जैसे आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, तो ये सारी इंडस्ट्री आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। जबकि आते हैं फिर सेकेंडरी सेक्टर में, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है, इंटरप्राइजेज वाला सेक्टर है, वो इसके अंतर्गत में आता है। और टर्सरी की बात करें तो टर्सरी के अंतर्गत में जो सर्विस सेक्टर है, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, फिर आपका टूरिज्म हो गया, तो वो सारा एरिया सर्विस सेक्टर में आता है। अब बिहार की जीडीपी में अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.2% रहा, जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 19.5% और जो टर्शियरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 61.3% रहा है। तो इस कंट्रीब्यूशन को भी याद रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि मेंस में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अगर पूछता है कि बिहार का ग्रोथ किस सेक्टर के द्वारा डोमिनेटेड है, तो इस पाई चार्ट को हम लोग बना के अगर दिखा देंगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा एग्जामिनर के दिमाग में, वो हमारे मार्क्स को इंक्रीज करेगा वहां पे। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें, स्टेट फिनांस। तो स्टेट फिनांस के अंदर में जो पहला फैक्ट फिगर है याद रखने लायक, उस पे आते हैं कि टोटल जो खर्च है वो 1,65,696 करोड़। इसको आप लोग 2-3 बार 4 बार इसको फिगर को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, तभी ये ब्रेन में रहेगा, क्योंकि जो ऑप्शन पूछा जाएगा वैसा ही पूछा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग टाइप का। इसमें एक आध डिजिट ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, तो आपको अगर बहुत बार देखे हैं इस फिगर को, सामने से अगर ये फिगर गुजरा है आपके, तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। और ये फिगर वाइज ही याद रखना जरूरी होगा। खैर, जो टोटल एक्सपेंडिचर 1,65,696 करोड़ है, इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पूंजीगत खर्च है, पूंजीगत खर्च कहने का मतलब ये कि वैसे सारे एरियाज जहां की आपका जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे, मतलब कुछ जो एसेट क्रिएट होने वाला है, रोड हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, तो उस वाले में जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत में आएगा। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फिगर 1,39,493 करोड़, तो ये अमाउंट इतना है। इसके अंतर्गत में क्या आता है, इसके अंदर में जो सैलरी पेंशन जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है, वो मतलब जो भी सालाना खर्च है मैनेजमेंट को चलाने में, वो जो रेगुलर खर्च आ रहा है, वो अमाउंट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब सिमिलरली हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को देख लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या है कि जो आपका व्यवस्था क्रिएट किया गया है ऑलरेडी, तो उससे आपको क्या आय आ रही है, कैपिटल रिसिप्ट। जैसे ऑलरेडी आपने किसी को लोन दिया था, वो लोन पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल गया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और यही लोन मान लीजिए आपने दिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में और भी चीजें आ सकती हैं, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में एक तो लोन वाला पेमेंट हो गया, उसके अलावा मान लीजिए कोई वैसा एसेट है जो कि स्टेट बेच रही है, वो सारा चीज आ जाएगा। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे हम लोग देखें तो स्पेक्ट्रम, जो 5G 4G का जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है, उसके बदले में पैसा, माइंस होते हैं जो खादान होते हैं उसका अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसके बदले में जो पैसा आता है वो सरकार की कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो सरकार हमसे टैक्स लेती है। एक तो टैक्स वाला पार्ट हो गया, दूसरा होता है इसका नॉन टैक्स वाला पार्ट, मतलब हम लोग बहुत सारी सरकार की सुविधाएं यूज करते हैं, उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं उनको, यूजर फी चार्जेज जो अप्लाई होता है वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होगा वो। लेकिन दोनों का दोनों आएगा रेवेन्यू रेसिप्ट में ही, क्योंकि वो सालाना खर्च और सालाना जो इनकम है उसके अंतर्गत आना है। तो इस टोटल कंसेप्ट को समझना जरूरी है, इससे आपका बहुत सारा जो स्टैटिक पोर्शन का सवाल है इकोनॉमिक्स का, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद आते हैं हम लोग, अगली बात इसमें क्या है, बिहार का अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो सोशल सर्विसेज में एक्सपेंडिचर 10.4% इस बजट में बढ़ाया गया। अगर टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज वाइज देखें तो हम लोग जब बजट देखेंगे तो उसमें दिखेगा, तो सोशल सर्विसेज पे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर का 41% खर्च कर रहे हैं। अब एक फिगर और है, ये भी इंपॉर्टेंट सा फिगर है, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खुद के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो बिहार सरकार को आय हो रहा है राजस्व का, वो हो रहा है आय 36,543 करोड़ का। जबकि जो सेंटर के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है और उसका शेयर जो दिया जाता है स्टेट्स को, उसके थ्रू बिहार को 95,128 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं 2020-21 में। और अगर टोटल लाइबिलिटी की बात की जाए कि कितना उनके ऊपर लाइबिलिटी है, बर्डन क्या है, ऋण कितना है, तो वो है 36.7% ऑफ जीएसडीपी 2020-21 में। ये सारे ही फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट जो परसेंटेज वाला फिगर है उसको मस्ट आप याद रखें, और जो नंबर वाला फिगर है उसको एटलीस्ट सामने से 2 बार 4 बार, इसका पीपीटी भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहां जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ लेके उसको रेगुलर अगर आप एग्जाम के आसपास में अगर देखते रहेंगे तो फिगर आपके ब्रेन में रहेगा। खैर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का अगर ग्रोथ देखें तो 2016-17 और 2020-21 इस पीरियड में जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है वो 2.1% के आसपास रहा है। जबकि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, जो पशुपालन विभाग वाला है, वो सबसे तेजी से ग्रो किया है इस सेक्टर के अंतर्गत में, करीब करीब 10% का स्पीड है। और फिशरीज, मत्स्य पालन, वो भी 7% के रेट से लगभग बढ़ा है। और अगर हम लोग फूड प्रोडक्शन की बात करें तो 2020-21 में 17.95 लाख टन ये हमारा प्रोडक्शन रहा है। तो ये सारा फिगर याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, स्पेशली जब आपका पेपर है तो एक बार अभी आप पढ़ लें उसको, फिर रिवाइज करते रहें तभी याद रहेगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार लेके आई थी एग्रीकल्चरल रोड मैप 2017 से 22 तक का फिगर, उसको अभी अगले 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। उसकी वजह से काफी फायदा मिला है स्टेट को,
और अगर 2012 से ही देखें तो अभी तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार ये जो बिहार स्टेट है नेशनल लेवल पे जीत चुकी है। उसके अलावा बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम के तहत में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, तो उसके लिए बिहार सरकार एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रही है जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट का कंटिन्यूअस एरिया डिफाइन किया गया है, उसको लिया गया है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। और इसको रिकॉग्निशन की बात अगर देखें तो 17,000 एकड़ जो क्रॉप एरिया है हमारा, उसको ऑर्गेनिक C1 सर्टिफिकेट दिया गया है अभी तक। तो कहीं पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या किसी तरीके का अगर एग्रीकल्चर वाला पोर्शन में आपको डाटा देने की बात आती है बिहार सरकार का बीपीएससी वाला मेंस वाले क्वेश्चन पेपर में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित ये डाटा कोट किया जा सकता है। फिर अगली बात पे आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है हॉर्टिकल्चर, जो है उसको। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो आपका फूल पत्ती फल उसकी खेती को, तो उस खेती को प्रमोशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH। ये बिहार के 23 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल है, लेकिन जो बाकी 15 डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं उसमें CM हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम चलाया गया है, जिसमें कि क्लस्टर बेस्ड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एक एरिया डिफाइन कर लिया गया है कि इस क्लस्टर में, उस क्षेत्र में जो है हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन किया जाएगा। जो स्पेसिफिक मान लीजिए किसी एरिया में फल का प्रोडक्शन हो रहा है या कहीं पे फूल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए क्लस्टर बनाया गया है। दूसरा जो इसके अंदर बात है रूफ टॉप गार्डनिंग, छत के ऊपर वाला जो गार्डनिंग वाली जो बात होती है वो, उसको भी इसके अंदर जगह दी गई है। और जो FPOs होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या होते हैं कि बहुत सारे फार्मर जो है आपस में मिलके एक कम्युनिटी टाइप से बनाते हैं और वो कलेक्टिवली ही काम करते हैं। तो इनको जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हॉर्टिकल्चर की दिशा में चाहिए, उसको अगर वो क्रिएट करते हैं FPOs, तो उसमें 90% तक सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये सारा बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि बिहार एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें कर रहा है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। इसी लाइन पे जो E-गवर्नेंस वाला कुछ क्वेश्चन आ जाता है वहां पे, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर वहां पे, तो यहाँ इन दोनों जगहों पे हम जो अगला एग्जाम्पल है उसको कोट कर सकते हैं। जैसे बिहान एक नया मोबाइल ऐप है जो कि डिजिटल फार्मर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। बिहान अभी जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड में चल रहा है, मतलब एक सरकार की मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री से बातचीत करने के लिए अगर कोई कम्युनिकेशन करना है या फिर कोई फिनेंशियल प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया जा रहा है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो उसमें इस मोड के, इस ऐप के थ्रू उनका बातचीत चल रहा है। और आने वाले साल में इसको फार्मर्स तक एक्सटेंड करने की बात की गई है। बाकी इसके आगे जो 3-4 फैक्ट हैं इसको आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख सकते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स 67वीं के लिए। ये है कि जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, जो आपके पास जिस पे खेती हो रही है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो है हमारे पास 2019-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर, और जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 144% है। अब देखिए कि कितने जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है उसमें से कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि इरिगेशन वहां तक नहीं पहुंचा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो हमारे पास है वो है 54.35 लाख हेक्टेयर। ये डाटा आपका 2019-20 का है। और हर खेत तक इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाने के लिए 7 निश्चय 2, इसके अंतर्गत में एक पार्ट ये भी है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी ये स्टार्ट किया गया है। इसमें अलॉटमेंट कितना है वो हम लोग जब बजट वाला पोर्शन देखेंगे तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं। इसके आगे आते हैं हम लोग, अगला जो इनिशिएटिव है इसमें क्या है, अगला डाटा है आपका जल जीवन हरियाली को लेके। तो इसको आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, ये प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा आपको रिलेवेंसी नहीं है इस वाले डाटा की, ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरीके का कोई भी पोर्शन अगर आ जाता है
या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, जो पर्यावरण संरक्षण है, उस दिशा में बिहार सरकार क्या काम कर रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पे ये डाटा यूज कर सकते हैं। जिसमें डाटा एक बार देख लेते हैं कि जल जीवन हरियाली जो प्रोग्राम चलाया गया था, इसके अंतर्गत में जो टोटल इरिगेशन पोटेंशियल है, जो सिंचाई का क्षमता, ये 1.21 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए क्रिएट किया गया है। और जो वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी है, ये इंस्टॉल किया गया है 669.93 लाख क्यूबिक मीटर। इतना पानी हम लोग हार्वेस्ट करने की फैसिलिटी डेवलप कर चुके हैं जल जीवन हरियाली स्कीम के अंतर्गत। और वहीं अगर बात की जाए फिश प्रोडक्शन की, तो फिश प्रोडक्शन में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। हम लोग की जो डोमेस्टिक नीड है, जो डोमेस्टिक आवश्यकता है, वो हमारे खुद के प्रोडक्शन से पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारा जो डेयरी सेक्टर है, दूध उत्पादन, और पोल्ट्री सेक्टर, जो अंडा वाला सेक्टर है और जो चिकन वाला सेक्टर है, उसमें भी ग्रोथ हमारा काफ़ी रिमार्केबल रहा है। तो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में इतना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरप्राइजेज वाले चैप्टर पे। इंटरप्राइजेज वही जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो। तो सेकेंडरी सेक्टर में इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ जो इंटरप्राइजेज हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगर इसका जीएसडीपी, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो 20.1% है 2019-20 में, जबकि नेशनल लेवल पे यही डाटा जो है 29.6% रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहाँ पे जो मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था, वहाँ पे मैं सेकेंडरी का 19.5% था, यहाँ पे 20.1% दिख रहा है। तो ये आपको कमी होने का दिख सकता है। कैसे? क्योंकि 2020-21 का फिगर है वहाँ पे, यहाँ पे 2019-20 का फिगर है। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट ईयर का है, ठीक है। तो इसको लेके कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। अब देखा जाए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके तौर पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए करीब 1918 प्रपोजल, जिसका कि अगर वर्थ देखा जाए तो 54,761.41 करोड़, इतना अमाउंट का 1918 प्रोजेक्ट ये अप्रैल 17 से दिसंबर 21 तक में प्रपोज किया गया है बिहार में, जिसमें कि 342 यूनिट अभी फंक्शनल है, जो कि 10.8 थाउजेंड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये डाटा क्यों जरूरी है? कहीं पे भी अगर लिखा मिल जाए कि बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो वहां पे ये डाटा को यूज कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, उससे धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। तो इस प्रपोजल, इस डाटा को हम लोग दिखा सकते हैं वहां पे। अभी जो करेंट स्थिति है उसके हिसाब से 3 मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री की अगर बात की जाए बिहार में, तो वो है इथेनॉल प्रोडक्शन, दूसरा आपका फूड प्रोसेसिंग वाला एरिया है, और तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी का एरिया है। तो ये 3 एरिया है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी करता जा रहा है। इथेनॉल वाला तो अभी पूर्णिया में खुला भी है इसका प्रोडक्शन के लिए प्लांट। फूड प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी सारे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं और भी वहाँ पे ग्रोथ किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी नया सेक्टर है, सोलर, विंड, हाइडल, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा काम धीरे धीरे अभी कर रहे हैं। और देखा जाए कि इसको प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ पॉलिसी भी लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, जैसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको थोड़ा सा पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए भी स्कीम लाया गया है, जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री SC/ST EBC उद्यमी योजना। इन तीनों स्कीम को 200 करोड़ रुपए 2020-21 में अलॉट किए गए हैं, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको जो है पर्टिकुलरली बिजनेस सेटअप करने में मदद किया जा सके। इसके बाद आते हैं हम लोग, अगला जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर, वो है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत में बताया गया है कि बिहार में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो लोएस्ट है। ये फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखता है।
लेकिन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो लोएस्ट होने का कारण क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और उसके मुकाबले में जो वर्कर है वो कम है। तो ये दिखाता क्या है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो बच्चे और बूढ़ों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। तो इसको अगर आंकड़ों में देखें तो 2019-20 में जो डिपेंडेंसी रेशियो रहा बिहार का वो 62% रहा है, जबकि इसी पीरियड में जो नेशनल एवरेज रहा है डिपेंडेंसी रेशियो का वो 46.4% रहा है। तो दिखाता है कि हमारे पास जो आश्रित आबादी है उसकी जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू नेशनल एवरेज। अब देखिए कि किस सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो जो मेल वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसमें 45.9% मेल वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन में 21%। और वहीं अगर बात की जाए फीमेल वर्कर्स की तो 2/3 फीमेल वर्कर्स जो हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज में ही एम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट जो अभी त्रासदी आई थी कोविड-19 की, उसमें बिहार सरकार के द्वारा स्कीम चलाया गया था बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। इसके तहत में 6,530 विक्टिम्स को सहायता दी गई है। और एक और जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, पहले स्थापित की गई थी, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रूल 2015 के अंतर्गत में जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए वर्कर थे इनको रजिस्टर करने की बात की गई थी। तो 2016-17 से 2020-21 तक में 14.28 लाख 14.28 लाख वर्कर जो है इसमें रजिस्टर हुए थे, जिसका फायदा हम लोग को कोविड वाले पीरियड में मिला। जबकि 2020-21 में, जहां की जो बिहार सरकार है उन्होंने 2020-21 में 11.10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को 537 क्या बोला जाए इसको, 538 राउंड फिगर में ही याद कर लेते हैं, 538 करोड़ रुपए लगभग स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प के तौर पे प्रोवाइड कराया। तो ये जो आप रजिस्टर्ड करके डाटा रखा गया था, तो ये इंपॉर्टेंस उसका रोल है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग कहां पे दिखा सकते हैं कि कोविड-19 या किसी भी तरीके का त्रासदी होता है उसमें कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे जो प्रायर नॉलेज है, जो प्रायर डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं लोगों तक, जो सुविधा है वहां तक पहुंचाने के लिए, उन तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास ये 5 चैप्टर है जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे का हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके 8 चैप्टर और बाकी हैं और बजट जो है 2022-23 का वो बाकी है। तो वो हम लोग इस सीरीज में आगे देखेंगे कि हम आगे रिलीज करेंगे जल्दी ही। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस सीरीज टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।